तो लाइफ प्रोसेस का हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, अभी आगे का काम शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर की एंडिंग में हम लोग आ चुके हैं। अगर मैं चैप्टर की एंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब चैप्टर की एंडिंग में हमको सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है। वो दो चीज़ें क्या हैं, मतलब टॉपिक तो एक ही है बट उसके दो सब पार्ट्स हैं। हमें बेसिकली सेल डिवीजन नामक के पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? सेल डिवीजन पढ़ना है। अब देखो, सेल डिवीजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक सेल होता है। वो एक सेल जो होता है वो टूट कर दो सेल्स बना लेता है। फिर आपके पास जो दो सेल्स बनते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पहला सेल बना, ये दूसरा सेल बना, फिर वो दूसरा सेल फिर से टूट कर अगेन नए दो सेल्स बनाता है। फिर वो जो दो सेल्स में से जो दूसरा सेल था वो अगेन टूट के और दो सेल्स बनाता है। फिर वो सेल अगेन आगे टूटता है। मतलब बेसिकली एक सेल टूट कर आगे दो सेल बनाता है, फिर आगे वही दो सेल्स और आगे दो सेल्स बनाते हैं, और बेसिकली ये प्रोसेस चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। अब हम अपनी अगर बॉडी की बात करें, हम अपनी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में देखो दो टाइप्स के तो सेल पाए ही जाते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के जो सेल्स हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी में तो पाए ही जाते हैं। अगर मैं उसमें से पहले टाइप के सेल की बात करूं कि पहला टाइप का सेल कौन सा है, तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक होते हैं सेक्स सेल्स। मेल की बात करेंगे तो स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल की बात करेंगे तो आप उसे ओवा कहते हैं। बट एक हमारी बॉडी में होते हैं सेक्स सेल्स, और दूसरे जो होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं आप लोगों के कौन से? नो सेक्स सेल्स, मतलब जो सेक्स सेल नहीं है। जैसे तुम्हारी स्किन, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे बाल, तुम्हारे ऑर्गन्स, ये तो सेक्स सेल्स नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, ये तो कौन से हैं? नॉर्मल सेल्स हैं। तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो इन दोनों सेल्स के अंदर हमें क्या पढ़नी होती है? हम लोगों को सेल डिवीजन, ठीक है, पढ़नी होती है। राइट, अच्छा। तो ऐसे केस में अब हम लोग सबसे पहले जो सेल डिवीजन पढ़ते हैं वो बेसिकली आप लोगों की सेल डिवीजन होती है नॉर्मल सेल्स की, जो आपके स्किन में पाए जाते हैं, आपके ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, बराबर समझ रहे हो, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, हम उनकी सेल डिवीजन पढ़ते हैं। और इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस। इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस। ठीक है, अच्छा। और अगर आप इसकी सेल डिवीजन पढ़ रहे हो, ठीक है, किसकी सेल डिवीजन पढ़ रहे हो? सेक्स सेल्स की। ठीक है, कि सेक्स सेल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, राइट, या उनमें किस तरीके से वगैरह वगैरह ये प्रोसेस होती है। तो खैर वो हमारे अभी बात का पार्ट है, वो बात के पार्ट में हम आएंगे। और अगर आप नॉर्मल सेल्स जो बॉडी के अलग 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 हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है, अगर आप उनकी सेल डिवीजन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आप उसको क्या कहोगे? माइटोसिस कहोगे। ठीक है, और अगर आप सेक्स सेल्स की डिवीजन पढ़ रहे हो, यूजुअली सेक्स सेल्स की डिवीजन पढ़ रहे हो, तो सेक्स सेल्स की डिवीजन को यूजुअली, जनरली, ठीक है, जनरली जब हम सेक्स सेल्स की डिवीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आपका डिवीजन होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। मैंने एक जनरली वर्ड लगा के रखा है, ठीक है, ताकि उस पर्टिकुलर डिवीजन में अगर कोई एक आधी अलग नाम आपको देखने को मिल जाए तो ऐसा नहीं कह रहे मैडम आपने तो गलत बता दिया है। ठीक है, बराबर, अच्छा। अब इसके बारे में अब हम जैसे अगर आगे बात करें तो दो टाइप्स हो गए, एक होगा माइटोसिस, एक हो गया मियोसिस। अब हमें आज की क्लास में माइटोसिस की स्टडी करनी है, हमें आज की क्लास में माइटोसिस को पढ़ना है। अब अगर मैं ये जो पर्टिकुलर मेरा टॉपिक है माइटोसिस, अगर इस माइटोसिस नामक टॉपिक की अगर मैं स्टडी करती हूँ तो माइटोसिस नामक टॉपिक में मुझे दो बातें सबसे पहले याद रखनी है। एक होता है
सेल को एक वक्त चाहिए होता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ मेरा सेल डिवीज़न होने वाला है, मैं सेल डिवाइड होंगे, मैं अपने एक सेल से 2 सेल बनाऊंगी। उसको एक चाहिए होता है प्रिपरेशन टाइम। जैसे आप अभी कैसा है, एंटायर 10th क्लास का 1 साल का जो आपका कंप्लीट साइकिल होता है, अब उस एक साइकिल भर में आप क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। फिर उसके बाद जब आपका वो एक पर्टिकुलर साइकिल खत्म हो जाती है, 2 या 3 घंटे का पेपर जाकर देकर आ जाते हो। मतलब सोचो आपने पूरा ऑलमोस्ट 1 साल डिवोट किया प्रिपरेशन के लिए, है ना, लगभग, और उसमें से सिर्फ 2 घंटे का आप पेपर देकर आ गए, मात्र सिर्फ 2 घंटे का पेपर देकर आ गए हो। तो ऐसा ही होता है माइटोसिस में। माइटोसिस एक प्रकार का क्या है, सेल का डिवीजन है, मैं मानती हूँ, बट इस सेल के डिवीजन के इसमें क्या होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। जैसे हमारी लाइफ में कैसी होती है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले 2 स्टेजेस होती है ना। एक स्टेज कौन सी होती है, जब हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, दैट इज़ वी आर डूइंग प्रिपरेशन, राइट। और एक फेज़ होती है जब हम एक्चुअल जाके क्या करते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं। तो सेल माइटोसिस कर रहा है, इसकी लाइफ में भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है प्रिपरेशन और एक होता है जब वो क्या करता है, एक्चुअली वो क्या करता है, डिवीज़न कर रहा होता है। तो ये जो प्रिपरेशन फेज़ होता है, जैसे हम लोगों की लाइफ में जो हम प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की या किसी भी एग्ज़ाम की, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, बट एग्ज़ाम तो सिर्फ 3 घंटे की होती है। तो वैसे ही जो सेल है जो माइटोसिस करने वाला है, वो वैसे तो उसकी माइटोसिस की जो सेल डिवीज़न की साइकिल है वो 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे ह्यूमन्स केस में अगर एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेग्नेंट वुमन एक बेबी को जन्म 9 महीने के बाद देती है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ 9 महीने लगते हैं उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, इसको कंप्लीट होने के लिए 24 आवर्स लगता है, एक दिन। अब उस एक दिन में से आपके 23 आवर्स तक का जो वक्त है, 95% जो टाइम है वो प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। और सिर्फ 5% टाइम वो यूज़ करता है किस काम के लिए, जब वो एक से क्या होने वाला है, 2 होने वाले हैं, यानी कि जब सेल क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो अगर मैं बायोलॉजी की भाषा में बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन टाइम को हम लोग कहते हैं इंटरफेज। हमारी 10th क्लास के सिलेबस में ये पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है, बस 2-4 छोटे छोटे इसके बारे में पॉइंट्स है, तो मैं भी उसी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। अदरवाइज जब आप क्लास 12th में या 11th में आप पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी डिटेल में होगा। और उसके अलावा जो एक्चुअल डिवीज़न होता है, इस एक्चुअल डिवीज़न वाले फेज़ को अगर मैं बायोलॉजी की भाषा में कहूँ तो इस एक्चुअल डिवीज़न वाले फेज़ को हम लोग कहते हैं एम फेज़। और ये जो 5% का एक्चुअल डिवीज़न वाला फेज़ होता है ना, ये 5% का जो ये एक्चुअल डिवीज़न वाला फेज़ होता है, इसके और फर्दर भी क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, इसके और फर्दर भी क्लासिफिकेशन होते हैं। जब हम उस एम फेज में जाएंगे तब मैं बताऊंगी उसके और फर्दर क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, बट इसके और फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, हमें वो फर्दर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ता है। एक को हम लोग कहते हैं कार्योकिनेसिस, एक को हम लोग कहते हैं साइटोकिनेसिस। फिर उसके अलावा जो कार्योकिनेसिस होता है उसके और 4 टाइप्स होते हैं। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये, जो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। बट मैडम यहाँ पे जो ये इंटरफेज़ है, इस इंटरफेज़ में आखिर होता क्या है, देखो इंटरफेस को आप अपनी डे टू डे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद है और लेट से तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम उन दोनों के बीच में डिवाइड करना चाहते हो। तो तुम डिवाइड, वैसे खैर तुम्हारे बच्चे होने में तो भी 10-50 साल और है, बट स्टिल मान के चलते हैं तुम उन 2 लोगों के बीच में डिवीजन करना चाहते हो। तो अगर तुम उन 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना चाहते हो प्रॉपर्टी, तो तुम्हारा क्या एम होगा, तुम्हारा यही एम होगा ना कि दोनों के बीच में इक्वल बंटवारा होना चाहिए। मेरे बड़े बेटे को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना मेरे छोटे बेटे को मिल रहा है, मेरी बड़ी बेटी को भी उतना मिलना चाहिए जितना मेरे छोटे बेटे को मिल रहा है। एग्जैक्टली, बीइंग अ पेरेंट यू वांट टू डिवाइड दैट प्रॉपर्टी और व्हाटएवर यू हैव इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर सेल भी डिवाइड होना चाहता है और डिवाइड होकर अपने 2 टुकड़े करना चाहता है,
तो 2 टुकड़े करने के बाद वो दोनों सेल में इक्वल बंटवारा करना चाहेगा। वो दोनों सेल में क्या करेगा? इक्वल बंटवारा। अब सुनो, अगर मैं एक सेल की बात करूं, अगर मैं एक नॉर्मल सेल की बात करूं जो आपने लोअर क्लासेस में 8th क्लास वगैरह में आपने ये पढ़ा है, तो देखो हम अगर एक सेल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? सेल वॉल होती है। खैर सेल वॉल जैसा वर्ड तो प्लांट सेल के लिए ठीक है, बट चलो सेल मेम्ब्रेन होती है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सा साइटोप्लाज्म होता है, ये लिक्विड लिक्विड जैसी चीज़ साइटोप्लाज्म होती है। अगर किसी को 8th क्लास की बेसिक बायोलॉजी नहीं आती है तो डेफिनेटली उस इंसान को अभी ये थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो ऐसे केस में एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान के चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब अगर इस सेल का बंटवारा होता है तो बंटवारे का ये मतलब कतई नहीं होता कि बीच में से मैडम हमने एक डंडी काट दी। ये सेल डिवीज़न का मीनिंग नहीं है, ठीक है। सेल डिवीज़न का ये मतलब नहीं होता कि जो एक सेल था उस एक सेल के 2 टुकड़े कर दिए, एक लेफ्ट टुकड़ा एक राइट टुकड़ा। लेफ्ट वाले के पास वैक्यूल आ गया, राइट वाले के पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब जो लेफ्ट वाला है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और जो राइट वाला है उसके पास वैक्यूल नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ जो 2 डिवीजन होने के बाद जो 2 टुकड़े बनेंगे उनके पास कुछ चीज़ें मिसिंग होगी और दूसरे वाले के पास भी कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको 2 न्यू सेल्स आपको क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं, सच दैट कि दोनों के पास सच दैट दे हैव सेम थिंग, सच दैट दे बोथ हैव सेम थिंग। दोनों के पास क्या होनी चाहिए? दोनों चीज़ें सेम सेम होनी चाहिए। फिर अब हम क्या करें यार? अब दोनों के पास होना चाहिए तो क्या करें? अब जैसे मान के चलिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, है ना। आप उनके लिए कुछ सामान लेकर आए तो आप क्या करोगे? 2 सामान लेकर आओगे आइडेंटिकल, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। अगर आप एक सामान लेकर आओगे तो ऐसा तो नहीं करोगे कि दोनों उस सामान को आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया, ले बेटा आधा खिलौना तेरा, ले बेटा आधा खिलौना तेरा। ये वाली हरकत तो नहीं करोगे ना। अब 2 लेकर आओगे। तो ऐसे ही अब जो सेल है उस सेल को टूटना है, उसको डिवाइड होना है, बट ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता कि उठा के तोड़ दिया। एक के पास वैक्यूल है दूसरे के पास वैक्यूल ही नहीं है, एक के पास माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता। सेल को इस तरीके से डिवाइड होना है कि जो 2 नए सेल्स बने, ठीक है, जो 2 नए सेल्स बने, दोनों नए सेल्स आपस में एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए। जो सेल नंबर 1 के पास है वही सेल नंबर 2। सेल नंबर 1 के पास न्यूक्लियस है तो सेल नंबर 2 के पास भी न्यूक्लियस होना चाहिए। सेल नंबर 1 के पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो सेल नंबर 2 के पास भी होना चाहिए। इस तरीके से डिवीजन चाहिए उनको, इस तरीके से उनको डिवीजन चाहिए है, इस तरीके से। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यार मैडम लेकिन सेल के पास तो एक ही न्यूक्लियस होता है, तो वो एक न्यूक्लियस दोनों के पास हम कैसे बांटें? तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अब आपका जो सेल है, सेल को अपने अंदर जितनी भी चीज़ है, ऑल कंपोनेंट्स इनसाइड इट, ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स इनसाइड इट, उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको, उन सारे कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ता है? डबल करना पड़ता है। मतलब अगर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो वो 2 न्यूक्लियस बना रहा होगा। एक सेल के अंदर अगर एक डीएनए है तो वो 2 डीएनए बना रहा होगा। उसके पास अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 बना रहा होगा। मतलब सब कुछ वो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, वो डबल कर रहा है, वो उसका डुप्लीकेट तैयार कर रहा है। तो एक्चुअली में ये जो आपकी प्रिपरेशन वाली फेज होती है, ये जो प्रिपरेशन वाली फेज होती है, इसमें बेसिकली सेल क्या तैयार करता है? रेप्लिका क्रिएट करता है। सेल के अंदर मौजूद जितने भी अदर सेल कंपोनेंट्स हैं उन सारे सेल कंपोनेंट्स की क्या तैयार की जाती है? रेप्लिका तैयार की जाती है, ताकि जब बंटवारा हो तो उस बंटवारे में दोनों सेल्स को सेम टू सेम सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। ये होता है प्रिपरेशन फेज। अब अगर मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो ये, चलो अपन तुम्हारी टेक्स्ट बुक को खोलते हैं तो देखो माइटोसिस शुरू हुआ। माइटोसिस की शुरुआत सोचो उन्होंने डायरेक्ट प्रोफेज से कर दी, खत्म। उन्होंने डायरेक्ट इस माइटोसिस की शुरुआत कहाँ से कर दी? प्रोफेज से कर दी। उन्होंने प्रिपरेशन फेज के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। डायरेक्ट उन्होंने वो जो 5% वाला एम फेज था ना, डायरेक्ट उस पर वो कूद गए। मैंने तो सिर्फ तुमको बताया है कि इंटरफेज में क्या होता है, कैसे होता है ये मैं नहीं बता रही हूँ,
क्यों नहीं बता रही हूँ? क्या तुम रीज़न समझ रहे हो? आपकी बुक में ही नहीं है वो प्रिपरेशन फेज। आपकी बुक वाले ने डायरेक्टली एम फेज से चीज़ों को शुरू किया है कि हाँ भैया किसी भी तरीके से उस सेल के अंदर रेप्लिका तैयार हो गई होगी, आप मैडम उसकी टेंशन मत लो, अब आप आगे पढ़ाओ, रेप्लिका के आगे से बताओ। रेप्लिका बन गए, अब बंटवारा कैसे करना है वो बताइए। हमारे पापा को जितनी ज़मीन जायदाद सोना चांदी हीरे मोती जो जमा करने थे हमारे पापा मम्मी ने जमा कर लिए। वकील अब आप ये बताइए बंटवारा कैसे करने वाले हैं? बात खत्म करो। कैसे जमा किया होगा वो हमको नहीं जानना है, उन्होंने कितनी मेहनत की हमको नहीं जानना है, आप बस बंटवारा करो, दोनों को हम भाई बहनों को इक्वल बांट दो। तो एक्चुअल में वो जो 95% का इंटरफेस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में डायरेक्टली चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं? आपकी बुक में डायरेक्टली चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं? एम फेज से। तो मैं भी एम फेज से शुरू कर रही हूँ, बट मैंने एक थोड़ा इंट्रो दे दिया कि आखिर इंटरफेज में क्या होता होगा। इवन मैं कुछ तुम्हें की पॉइंट्स बता रही हूँ जो तुम्हें उस आंसर को याद करने में मदद करेंगे। वो की पॉइंट्स सुनो क्या है। देखो, अगर हम एक क्रोमोजोम की बात करें, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में क्रोमोजोम के बारे में पढ़कर आए हो, तो क्रोमोजोम कुछ इस तरीके का दिखता है। खैर मेरी ड्राइंग स्किल्स पुअर है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस तरीके का एक क्रोमोजोम दिखता है, ये हम लोगों का नॉर्मल क्रोमोजोम है। ये कौन है? हम लोगों का नॉर्मल क्रोमोजोम। इस नॉर्मल क्रोमोजोम में जो ये बीच का पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, इस बीच के पार्ट को क्या कहते हैं? देखो आपकी बुक में इसकी लेबलिंग भी है, ये इवन पेपर में आ भी सकता है। इस बीच के पार्ट को क्या कहते हैं? सेंट्रियोमर। ये आपने कहाँ पढ़ा है? 9th क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी सुन रहे हो। दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये बीच की जो छोटी सी होती है गोली, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोमर। जब रेप्लिकेशन होता है, देखो इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, कैसे होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट होता है, इतना तो मानते हो ना, क्योंकि जब बंटवारा होगा तो दोनों को इक्वल बांटने का है, तो होना ही चाहिए। तो खैर, अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट तैयार करना। तो जब डुप्लीकेट तैयार हो रहा होता है तो एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल क्रोमोजोम है वो तो मौजूद होगा ही होगा, लेकिन उस नॉर्मल क्रोमोजोम के उसी सेंट्रियोमर से एक और क्रोमोजोम का पेयर, एक और इस तरीके का ये बाहर ऐसा कुछ निकलना हुआ मतलब बेसिकली हमने डुप्लीकेट तैयार कर लिया और डुप्लीकेट अभी उससे चिपका हुआ है और डुप्लीकेट उससे चिपका हुआ है, ठीक है। और इन डुप्लीकेट्स को, नॉर्मल वाले को प्लस डुप्लीकेट वाले को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। डुप्लीकेट को क्या कहा जाता है? ओरिजिनल को मिला के क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये डुप्लीकेट है ना, नॉर्मल प्लस डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है, इसे क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड। इवन जब वो आपका क्या चल रहा होता है, आप लोगों का जब रेप्लिकेशन वाला पीरियड चल रहा होता है तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, डीएनए के अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें भी रेप्लिकेट होती हैं, सिर्फ डीएनए नहीं होता। आपकी बुक में नहीं है बट मैं बता रही हूँ फिर भी, ताकि जब हम वो एनाफेज प्रोफेज ये सब पढ़ें तब आपको डिफ़िकल्टी ना आए उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। और क्या चीज़ डुप्लीकेट, मतलब और कौन सी चीज़ का रेप्लिका तैयार हो रहा होता है? हमारे सेल के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीजोम, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीजोम। इस तरीके का एक सर्कुलर क्या होता है आप लोगों के पास? गोला। इस पर्टिकुलर गोले के अंदर में आप लोगों के, आप मान के चलिए बंडल्स के जैसे कुछ ये टैंक्स पड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े हुए होते हैं ये टैंक्स, ठीक है। क्या है ये टैंक्स? ये सब हमारी डिटेल नहीं है, बट जब रेप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, जब रेप्लिकेशन हो जाती है, बराबर, जब ये रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये इसका एक और क्या कर लेता है? डुप्लीकेट, इसके जैसा एक और ये क्या कर लेता है? क्रिएट कर लेता है एक और। मतलब अब आपके पास बेसिकली सेंट्रीजोम 1 होता है प्लस आपके पास एक सेंट्रीजोम नंबर 2 होता है। तो जो पूरा का पूरा 95% का जो वो है ना प्रिपरेशन टाइम, उसमें ऑलमोस्ट सेल के जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब, ये सब अपने अपने क्या तैयार कर रहे होते हैं? रेप्लिका तैयार कर रहे होते हैं। जब रेप्लिका तैयार हो जाता है, ठीक है, व्हेन रेप्लिकेशन इज डन, जब आप लोगों का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जब 90% काम हो जाता है, तब 90% काम हो जाने के बाद आप लोगों की एम फेज स्टार्ट होती है,
ठीक है, तब आप लोगों की जो एम फेज है वो एम फेज क्या होती है बोलो, स्टार्ट होती है। वो अ पर्टिकुलर एम फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है। और उस पर्टिकुलर एम फेज का ही सिलेबस आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी पर्टिकुलर एम फेज का सिलेबस आपकी बुक में दिया हुआ है। जो एम फेज होती है, इस एम फेज को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस एम फेज को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पर्टिकुलर फेज को कहा जाता है कार्योकिनेसिस। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है बट इसे कहा जाता है कार्योकिनेसिस। और जो दूसरी फेज होती है उसको कहा जाता है साइटोकिनेसिस। ठीक है, तो आपकी जो सेल डिवीजन की, माइटोसिस की जो एम फेज होती है, एम फेज यानी कि वो जो 5% वाली सेल डिवीजन की फेज होती है, उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्योकिनेसिस और एक को कहा जाता है साइटोकिनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्योकिनेसिस? कार्योकिनेसिस का मतलब जब आप सेल को डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले उस सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, सबको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। मतलब पापा के पास अगर एक न्यूक्लियस है तो पापा उस एक न्यूक्लियस का बंटवारा 2 बच्चों में करते, ले तेरा एक तेरा एक। कैसे करते हैं वी विल स्टडी, बट इस तरीके से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, मतलब जब प्रॉपर तरीके से 2 न्यूक्लियसेस दोनों बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, तब न्यूक्लियसेस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, जिन लोगों ने 8th क्लास में ध्यान नहीं दिया है बायोलॉजी में उनको, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास एक सेल है, सेल के पास जो उसकी बाउंड्री होती है उसको आप क्या कहते हो, आप उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हो। जो अंदर गोला होता है इसको आप न्यूक्लियस कहते हो। आजू बाजू बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स के अलावा वहाँ पे एक फ्लूइड टाइप का एक लिक्विड पड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अब किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म वाली स्टेज को अगर मैं डायग्रामेटिकली, और न्यूक्लियस के डिवीजन वाली चीज़ को अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये चीज़ देखो ऐसी दिखती है कि आप लोगों का पापा है, इसने 95% की प्रिपरेशन कर ली है, इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ है, इसने सबके रेप्लिका तैयार कर लिए हैं, क्योंकि 95% के पीरियड के दौरान उसने वही काम किया होगा ना। अब ये क्या करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन एक ही रहती है, बट सेल मेम्ब्रेन की अब शक्ल ना थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इसके सेल मेम्ब्रेन के एक कोने में एक न्यूक्लियस रहता है, सेल मेम्ब्रेन के दूसरे कोने में एक दूसरा न्यूक्लियस क्या रहता है। तो बेसिकली कार्योकिनेसिस एक वो प्रोसेस है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अभी क्या हो चुकी है, टूट गई है क्या, नहीं, सेल मेम्ब्रेन नहीं टूटी, बट 2 डिफरेंट न्यूक्लियसेस तैयार हो गए। और साइटोकिनेसिस क्या होती है, साइटोकिनेसिस में ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं कार्योकिनेसिस। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, इसी को कहते हैं कार्योकिनेसिस। फिर अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब धीरे धीरे दोनों को अपना, मतलब बेसिकली दोनों के पहले कमरे अलग अलग थे, दोनों भाइयों के पहले कमरे अलग अलग थे। अब भाई बड़े हो गए, अब उनके झगड़े होने लगे, उनकी बीवियां आ गई, तो अब उनको घर भी अलग अलग चाहिए। तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती। कैसे, देखो अभी सेल मेम्ब्रेन के बीच में कितना बड़ा गैप है, धीरे धीरे ये गैप कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, है ना। ये इस तरीके से देखो बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, एकदम पतला, ये गैप सोचो कितना सा कम हो गया। फिर धीरे धीरे वो इतना अलग हो जाते हैं कि दोनों कैसे हो जाते हैं, टूटकर अलग अलग रहने लगते हैं। ये वाला न्यूक्लियस ये अपना ऊपर अलग टूट जाता है, ये वाला नीचे अलग टूट जाता है ये। और इस पर्टिकुलर टूटने वाली प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं। तो एम फेज यानी कि जब एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस एक्चुअल में सेल डिवीजन वाली प्रोसेस में जो पहली स्टेप होती है दैट इज कैरियोकिनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद वाली प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकिनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कैरियोकिनेसिस की, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो कैरियोकिनेसिस इज नॉट दैट मच ईजी। वैसा नहीं है, कैरियोकिनेसिस के भी टोटल कितने फेजेस होते हैं, 4। मतलब न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि पटाख से टूट के भाग गया, टोटल 4 स्टेप्स में न्यूक्लियस टूटता है। पहली जो फेज होती है उस पर्टिकुलर फेज को कहा जाता है प्रोफेज,
उसके बाद वाली फेज को कहा जाता है मेटाफेज। आपको सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, आपको इसी सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखना है, सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और सबसे आखिरी वाला जो फेज होता है दैट पर्टिकुलर फेज इज नोन एज टेलोफेज, ठीक है। अब जब टेलोफेज खत्म हो जाता है, मान लेते हैं टेलोफेज खत्म हो गया, एंड हो गया, टेलोफेज बेसिकली एंडिंग होती है, ठीक है, और प्रोफेज बेसिकली क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो कैरियोकिनेसिस वाली जो प्रोसेस है वो कौन से फेज के साथ स्टार्ट होती है, प्रोफेज के साथ स्टार्ट होती है, टेलोफेज के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन क्या टेलोफेज खत्म होने के बाद पूरा सेल डिवीजन खत्म हो गया, नहीं, कि जैसे ही टेलोफेज खत्म हुई यानी कि कैरियोकिनेसिस खत्म हुई, और जैसे ही कैरियोकिनेसिस खत्म होती है साइटोकिनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और आप टेंशन मत लो कि साइटोकिनेसिस के मैं और सब पार्ट्स बताने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंशियली कि कैरियोकिनेसिस के कौन से फेज हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर कैरियोकिनेसिस है और ये जो साइटोकिनेसिस है ये टोटल 5% का ही इनका टाइम पीरियड रहता है। बाकी 95% टाइम पीरियड जो रहता है वो प्रिपरेशन में चला जाता है। बाकी 95% का जो टाइम पीरियड है वो कब चला जाता है, प्रिपरेशन में चला जाता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स उस फेज के दौरान डबल हो रहे होते हैं। उस फेज के दौरान वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो रहे होते हैं, डबल हो रहे होते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर फेज के दौरान सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल हो रहे होते हैं। लेकिन क्या डीएनए डबल हो गया होता है क्या, हाँ डीएनए भी डबल हो चुका होता है। लेकिन अभी जो डीएनए डबल हुआ होता है वो डीएनए कैसा होता है, वो डीएनए अनकंडेंस्ड होता है। मैं मतलब समझाती हूँ अनकंडेंस्ड का। जैसे मान के चलिए आपके पास एक अंडा है, कच्चा अंडा, आप उसको फोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा फोड़ो मत, उसको पानी में डाल दो, पूरी तरीके से बॉईल मत करो और उसको फोड़ दो। मेरे साथ तो कई बार होता है, अंडे उबालते मेरे अंडे अपने आप ही पता नहीं पानी में कैसे फूट जाते हैं। खैर, तो जब वो अंडा फूट जाता है तो उसका जो येलो पार्ट है पानी में आ जाता है, और जब वो येलो पार्ट पानी में आ जाता है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ऐसे ऐसे पतले पतले धागे के जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे धागे के जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे धागे के जैसा दिखता है। ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए ही है। बट ये डीएनए अभी आपका कैसा है, ये डीएनए अभी आप लोगों का अनकंडेंस्ड है। ये पर्टिकुलर डीएनए कैसा है, अनकंडेंस्ड है, ठीक है। ये पर्टिकुलर डीएनए कैसा है, अनकंडेंस्ड। अब इस डीएनए को जब वो अंडा पूरी तरीके से उबल जाता है तो तुम देखते हो ना येलो वाला पार्ट कितना हार्ड हो जाता है, कितना मोटा हो जाता है। तो फिर बाद में यही पर्टिकुलर डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है, एकदम मोटे मोटे इसके थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो सब अभी नहीं, लेकिन देखो एकदम मोटा हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दैट डीएनए। इस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जब 90% वाली जो प्रोसेस है, जब वो 95% वाली प्रोसेस क्या हो गई होती है, 95% वाली प्रोसेस जब खत्म हो गई होती है, जब कैरियोकिनेसिस शुरू हो रहा होता है, तो उस वक्त आपका जो डीएनए है वो उस वक्त ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अब हमको एक एक फेजेस को समझना है, अब इस एक एक फेजेस में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हमारी प्रो फेज में, ठीक है। देखो प्रो फेज की सिचुएशन को समझो। प्रो फेज के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो प्रो फेज के दौरान डीएनए जो होता है, डीएनए का जो कंडेंसेशन होता है, डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है, पहले से वो कंडेंस नहीं था, वो शुरू होता है। दूसरी बात, जब डीएनए कंडेंस हो रहा होता है तो उसी दौरान साइमल्टेनियसली जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पहले ऐसा दिखता था, न्यूक्लियस पहले ऐसा दिखता था, लेकिन प्रो फेज के दौरान यही न्यूक्लियस की जो वॉल है वो धीरे 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 टूटने लगती है। क्योंकि अगर डीएनए की रेप्लिका बन चुकी है, डीएनए कंडेंस हो चुका है, उसका बंटवारा करना है दो अलग अलग लोगों में, तो वॉल को पहले तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो डीएनए बाहर आएगा। तो इस पर्टिकुलर फेज में डीएनए का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है, एज वेल एज इस पर्टिकुलर स्टेट में जो न्यूक्लियस की वॉल होती है या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटने लगती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, पर इसको मार्क करेंगे जब मार्किंग की बात चलेगी। बट ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की होती है प्रो फेज के दौरान। डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी धीरे धीरे टूटने लगती है, राइट। ये सारा काम आपके प्रो फेज में होता है। एज वेल एज हम लोगों ने क्या बातचीत की थी, सेंट्रियोसोम्स के बारे में बातचीत की थे, राइट।
तो देखो एक सेंट्रियोसोम यहाँ पे होता है, एक सेंट्रियोसोम यहाँ पे होता है। मैंने कहा था ना सेंट्रियोसोम के भी डुप्लीकेट बने होंगे। हाँ, तो वो जो सेंट्रियोसोम होते हैं उन सेंट्रियोसोम में से धीरे धीरे से छोटे छोटे ना धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे इनके पैर निकलना शुरू हो जाते हैं। इनका भी बायोलॉजी में एक स्पेसिफिक नेम है कि इन पैरों को हम क्या कहते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ। तो ये जो सेंट्रियोसोम है, इन सेंट्रियोसोम के फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन सेंट्रियोसोम के क्या बनना शुरू हो जाते हैं? फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोसोम का क्या शुरू हो जाता है? फाइबर बनने वाली जो फाइबर उनके बाहर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फाइबर ग्रो होना सेंट्रियोसोम में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रोफेज की बातचीत। ठीक है, तो ये हो गई प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में बताएं क्या होता है? ये वाला जो आपका सेंट्रियोसोम है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब आप इसको अपना नॉर्थ पोल समझ लो। और ये वाला जो सेंट्रियोसोम है वो यहाँ आने की कोशिश करता है, इसको हम अपना कौन सा पोल समझ लेते हैं? साउथ पोल। तो आप देखो एक सेंट्रियोसोम यहाँ पहुँच गया, एक सेंट्रियोसोम देखो यहाँ पहुँच गया। और उन सेंट्रियोसोम से जो छोटे छोटे धागे निकलना शुरू हो रहे थे वो धागे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद वो एक बार इसको अटैच हो जाते हैं और एक बार वो इसको अटैच कर लेते हैं। इन धागों को बेसिकली हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। इन धागों को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, एक नॉर्थ पोल में चला जाता है, एक साउथ पोल में चला जाता है। इसको इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में इक्वेटर वर्ड से इंडिकेट किया है। अच्छा, अब एनाफेज में क्या होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर डीएनए को खींचते हैं, मतलब उनके जो ये आर्म्स होते हैं, इनको हम आर्म्स कहते हैं, इस पर्टिकुलर आर्म्स को वो खींचते हैं। देखो ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ से डिवीजन हो जाती है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस नंबर 1 और ये हो जाता है न्यूक्लियस नंबर 2। और टेलोफेज आते आते देखो ये आपका एक न्यूक्लियस, ये आपका दूसरा न्यूक्लियस, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, और फिर साइटोकिनेसिस में क्या होता है? ये बीच में से टूट जाता है, ये एक सेल बन गया और दूसरा सेल बन गया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है साइटोकिनेसिस की। तो आई थिंक हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और चीज़ें क्लियर हैं। जब आप लर्निंग करोगे तो आपको लर्निंग करते वक्त सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं। एक मिनट, जब आप लर्निंग करोगे तो लर्निंग करते वक्त आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कंडेंसेशन होता है। देखो मैंने लास्ट ईयर वालों की खैर मार्किंग करवाई हुई है, तुम्हारी मार्किंग मैं अलग से कराऊंगी। कंडेंसेशन होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो मोटी होने लगती हैं डीएनए थ्रेड्स। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या कहा, आप लोगों के जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेज में होती हैं। मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट जाती है और उसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल होता है वो डीएनए मटेरियल एक आधा नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है, आधा साउथ पोल की तरफ चला जाता है। सेंट्रियोल में से कुछ धागे निकलते हैं जिनको मैंने क्या नाम दिया था? स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जाकर क्या करते हैं? उन क्रोमोसोम से चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर एनाफेज में क्या होता है? वो उनको खींचने लगते हैं, इतना खींचते हैं कि बेचारे 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं। राइट, अच्छा बस। और उसके बाद एक आखिरी फेज होती है टेलोफेज। टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है और उसके बाद अगेन हमारे 2 न्यूक्लियसेस तैयार हो गए और 2 न्यूक्लियसेस तैयार होने के बाद फिर बाद में साइटोकिनेसिस होती है, 2 अलग अलग सेल्स तैयार हो जाते हैं। और ये जो छोटी सी पतली सी जगह होती है, इस छोटी सी पतली सी जगह को जहाँ से आपका सेल टूट रहा होता है उसको बेसिकली हम लोग नॉच कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का माइटोसिस खत्म होता है। ठीक है, और माइटोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब भी हमारी बॉडी कट जाती है, पिट जाती है, तो तुम देखना कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस से वहाँ पे स्किन आ जाती है ना? क्यों जाती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह की जो स्किन है जो कट गई थी, फट गई थी, उसके सेल चले गए थे, वहाँ पे जो पहले से मौजूद सेल होते हैं वो हेल्दी सेल इसी तरीके से अपने आप को ग्रो करते हैं, डबल करते हैं, फोल्ड करते हैं, एड करते हैं और फाइनली वापस से हमारी स्किन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस खत्म होता है। कल की